एप्लीकेशन में कर दूंगा इसको। ठीक है, चलिए करें स्टार्ट। आप सबने लिख लिया? ठीक है, तो जो भी बाद में इस वीडियो को देखेंगे, खासकर ऑनलाइन में कई सारे ऐसे अभ्यर्थी होंगे जो इस वीडियो को बाद में देखेंगे, तो ये इसको लिखने के पहले, है ना, आप कोशिश करें जो भी ऑनलाइन में है कि आपको जो केस स्टडी दी गई है ग्रुप में, आप एक बार उसका डिस्कशन, मतलब पहले उसकी प्रैक्टिस करें, अभ्यास करें। केस स्टडी में केवल आप सुनेंगे या जो मैं बताऊंगा उसको आप देखेंगे, तो उससे ये प्रोडक्टिव नहीं हो पाएगा। पहले ये करें कि इस केस स्टडी को आप क्या कर लें, लिख लें, है ना, इस केस स्टडी को क्या कर लें, लिख लें। उसके बाद फिर आप इस बात को सुने। अब ये केस स्टडी का जो नया फॉर्मेट है, उस नए फॉर्मेट में अगर हम देखेंगे तो अभी तक, मतलब आज कुछ दिनों पहले तक ये निर्धारित नहीं हुआ था कि हमें कितने पेजेस में इसको लिखना है ना। कुछ दिनों पहले तक हमारा ये बात यहाँ पे बिल्कुल निर्धारित नहीं थी कि हमें कितने पेजेस में यहाँ पे लिखना है। अब यहाँ पे क्या है, निर्धारित हो गया है। पीएससी ने जो अपना कॉपी का फॉर्मेट भेजा है, उस कॉपी के फॉर्मेट में ये बात निर्धारित कर दी गई है कि हमें इसको जो लिखना है उसको 6 लाइन में लिखना है ना। केस स्टडी को, एक उत्तर को 6 लाइन में लिखना है। क्वेश्चन की संख्या जो दी गई है वो 6 दी गई है ना। क्वेश्चन की संख्या जो है वो 6 दी गई है, वो 6 लाइन यहाँ पे दी गई है। अब इस बात में थोड़ा सा भी संदेह है कि एग्जैक्ट पेपर में कितना आएगा, वो तो जब पेपर निर्धारित होगा उसी समय पे पता चलेगा कि वहां पे कितने क्वेश्चन आने वाले हैं। कई बार ऐसा हो सकता है ना, कई बार ऐसा हो सकता है कि कुछ क्वेश्चन, है ना, अगर हम वहां पे देखें तो कई बार ऐसा होगा कि वहां पे 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन आ जाए या 6 क्वेश्चन भी आ जाए। लेकिन जब तक नहीं आ रहे, खास तक अगर हम देखें 2024 के पेपर तक, तो अभी आप ये मान के चलना जो 2024 वाले होंगे वो भी, कि हमें क्या करना है, 6 लाइन के हिसाब से प्रैक्टिस करना। जो केस स्टडी होंगी उसमें 5 या 6 क्वेश्चन आएंगे, तो आप 6 से 7 लाइन के प्रयास करो। अभी तक जो केस स्टडी को लेखन की अपन बात करते थे, उसमें पूरा 1 पेज की तरफ से बात करते थे। तो कुछ चीजें फिक्स कर लेते हैं कि हमें केस स्टडी का उत्तर मुश्किल से 5 से 6 लाइन में देना है, एक बात। दूसरा, कुल प्रश्नों की संख्या जो है वो 5 से 6 मान के चलना। आज जो केस स्टडी मैंने आपको दी है, उस केस स्टडी में भी हम इन्हीं फॉर्मेट को मान के या अपने उत्तर को 5 या 6 लाइनों में लिखने की थोड़ा सा अभ्यास करेंगे और 5 या 6 लाइन में उसका उत्तर देने का प्रयास करेंगे। तो ये हमारी पूरी अप्रोच रही। अब इसको लेके हम एक एक केस स्टडी को लेते हैं। मैंने क्या किया कि आज हम डिस्कस कर रहे हैं यूनिट नंबर 3 की, है ना, यूनिट नंबर 3 की। तो यूनिट नंबर 3 में के आधार पे जो केस स्टडी जिस प्रकार से बन सकती है, उस प्रकार से केस स्टडी को बनाने का प्रयास किया। कौन कौन से टॉपिक हमारे, जैसे एक टॉपिक था हमारा तनाव प्रबंधन, तो तनाव प्रबंधन को एक टॉपिक पर केस स्टडी बनाई। एक टॉपिक था वित्तीय प्रबंधन, तो वित्तीय प्रबंधन पे एक केस स्टडी बनाई है। एक टॉपिक था विवाद प्रबंधन, तो विवाद प्रबंधन पे एक टॉपिक केस स्टडी बनाई है। और एक टॉपिक था यहाँ पे मानव संसाधन प्रबंधन, तो मानव संसाधन प्रबंधन पे केस स्टडी बनाने का प्रयास किया है। तो लगभग अगर सिस्टमेटिक अप्रोच के साथ आएगी तो केस स्टडी इससे संबंधित मिलती जुलती हमारी हो सकती है। तो ये तो हमारी बेसिक अप्रोच रही। अब यहाँ पे अप्रोच ये है कि अगर केस स्टडी आती है तो हमें उसके लिखने में क्या पैटर्न अपनाना है, लिखने में किन चीजों का ध्यान रखना है। तो इस पे जैसे कि हमने पहले भी बात की थी कि जब भी आपको केस स्टडी आए तो आपको थोड़ा कुछ बातों का ध्यान रखना है। कुछ बातों का क्या ध्यान रखना? पहली बात कि आपको केस स्टडी आने से पहले कम से कम 2 बार उसको पढ़ना है ना। कम से कम जो भी केस स्टडी है उसको 2 बार पढ़ना है, क्योंकि 2 बार को पढ़ने के बाद आप उस विषय को बहुत बेहतर तरीके से समझ पाते हो। तो कम से कम 2 बार पढ़े, पहली चीज तो ये ध्यान रखना बाय डिफॉल्ट। दूसरा, उसके बाद हमें ये देखना है, हमको कोरिलेट करना है, क्योंकि पेपर
4 के पार्ट ए में एक केस स्टडी आएगी, पार्ट बी में एक केस स्टडी आएगी। अभी ये फिक्स नहीं है कि वो किस यूनिट से, किस टॉपिक से संबंधित हो, क्योंकि ओवरऑल तरीके से जब हम यूनिट 4 को पूरा पढ़ेंगे या पार्ट बी को पूरा पढ़ेंगे तो 4 यूनिट पढ़ चुके होंगे, और 4 यूनिट के अंदर मेजर तरीके से 20 से 25 टॉपिक हो जाएंगे। अब 20 से 25 टॉपिक में से वो केस स्टडी किस स्पेसिफिक टॉपिक से वो अपन नहीं बता सकते। जैसे यहाँ पे इसको देख के आ रहा कि भाई तनाव प्रबंधन से संबंधित केस स्टडी है, हो सकता है वहां पे कोई केस स्टडी जो हो वो उद्यमिता से संबंधित हो सकता है वहां पे क्या हो, व्यवसायिक प्रबंधन से संबंधित कोई केस स्टडी हो, या हो सकता है कोई समग्र व्यक्तित्व विकास से संबंधित केस स्टडी हो। तो वो जो केस स्टडी होती है वो केस स्टडी में आपको समझना है कि वो किस टॉपिक से रिलेटेड है। दूसरी बात, तीसरी बात, फिर हमको प्रयास करना है कि उस टॉपिक से संबंधित जो भी तथ्य हमने पढ़े, जो भी समझ हमारी डेवलप हुई, उस तथ्य उस समझ को हम यहाँ पे अप्लाई कर सके। जैसे आज अपन उसको थोड़ा थोड़ा हद तक, कुछ हद तक देखने का प्रयास करेंगे कि जो हमने पढ़ा था हम उसको यहाँ पे कैसे अप्लाई कर पा रहे हैं। जितनी भी चीजें हमने पढ़ी हम उसको थोड़ा सा पढ़ने और समझने का प्रयास करेंगे। तो एक एक करके उसको देखते हैं। तो सबसे पहले है ना, तो ये केस स्टडी लिखने का फॉर्मेट है। वो केस स्टडी लिखने को सीखने का सबसे बेहतर आइडिया ये है कि आप उसको पढ़ो और उसको पढ़ने के बाद लिखने का प्रयास करो। जब आप धीरे धीरे लिखने का प्रयास करोगे तो फिर चीजें बहुत बेहतर होंगी। अब उसमें लिखने के लिए पहले जैसे बताया जाता था कि आपको एक पेज लिखना है, एक पेज का मतलब आपको 23-24 लाइन लिखना है। तो 23-24 लाइन लिखने के संदर्भ में हम पहले बात करते थे कि वहां पे आप इंट्रो लिख सकते हो केस स्टडी में, उसके बाद उसमें जितने ज्यादा पॉइंट हो आसपास उनको लिखने का प्रयास करेंगे। लेकिन अब ये सब स्कोप है ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे आपको कोई इंट्रोडक्शन नहीं लिखना है ना, कोई इंट्रोडक्शन नहीं लिखना है। वहां पे कोशिश करना है कि जो पॉइंट पूछा गया हम उन पॉइंटों पे सीधे सीधे जोड़ दे। जैसे यहाँ पे पूछा गया तनाव के कारण, तो तनाव के कारणों को बता देना कि भाई तनाव के कौन कौन से कारण हो सकते हैं, कम कैसे किया जा सकता है, कैसे काम, अच्छा ये कम कैसे किया जा सकता है ना, उसको रिड्यूस कैसे किया जा सकता है। तो केवल उन बिंदुओं पे बात करें, अर्थात जो की पॉइंट प्रश्न में पूछा गया है उस की पॉइंट पे जोर देंगे। कोशिश करेंगे 2 आधारों पे बताएंगे। एक, जो प्रश्न की डिमांड है, जो प्रश्न का स्ट्रक्चर यहाँ पे बनाया गया, हम उस डिमांड और उस स्ट्रक्चर के अनुसार यहाँ पे लिखेंगे, पहली बात। दूसरी बात, हम इसमें कोशिश ये कर सकते हैं कि जो हमने पढ़ा हुआ उस टॉपिक को, जैसे तनाव प्रबंधन में हमने कुछ चीजें पढ़ी हैं, तो तनाव प्रबंधन के आधार पर उसको लिखने का प्रयास करेंगे। तो ये हमारा वो हुआ। अब इसको पढ़ते हैं। क्या था, तो वो था कि 35 वर्षीय मार्केटिंग मैनेजर, लगभग 35 वर्ष का है मार्केटिंग मैनेजर, 8 साल से वो क्या कर रहा है, जॉब कर रहा है किसी एक कंपनी में, एक लंबे समय से जॉब कर रहा है। 35 वर्ष का है मतलब लगभग अगर हम देखें तो 27 साल में उसने वो कंपनी ज्वाइन की होगी और उस कंपनी में वो सीनियर पोजीशन पे पहुंचा है, मार्केटिंग मैनेजर है ना। पिछले कुछ महीनों से, मतलब 8 साल से था, लेकिन पिछले कुछ महीनों से रोहन कई कारणों के कारण काम से संबंधित अत्यधिक तनाव से जूझ रहा है। मतलब हमारा सिलेबस का जो स्ट्रेस मैनेजमेंट है, जो स्ट्रेस है, ये स्ट्रेस वाले टॉपिक से सीधे सीधे रिलेट कर रही है। स्ट्रेस मैनेजमेंट हमारे सिलेबस में दिया कि भाई उसको क्या हो रहा है, तनाव हो रहा है। तनाव के पीछे क्या है, तनाव में समय सीमा की डेडलाइन, भाई कोई काम कर रहा होगा उसकी कोई डेडलाइन होगी कि आपको 1 महीने में करना, 15 दिन में करना, 7 दिन में ये काम डिलीवर करना। तो एक तो जो एग्जिस्टिंग टास्क है उसकी डेडलाइन है, एक तो जो एग्जिस्टिंग टास्क है उसकी डेडलाइन है। दूसरा, आगामी उत्पाद की लॉन्चिंग, मतलब कोई नया प्रोडक्ट भी वो लॉन्च करने वाले हैं, कोई नया प्रोडक्ट भी लॉन्च करने वाले हैं, उसका भी प्रोसेस है। तो भाई एक तो उनके पास डेडलाइन है, दूसरा नया प्रोडक्ट है, नए प्रोडक्ट की लॉन्च में करना। दूसरी बात, तीसरा काम क्या हो, वहां पे एक बड़ी टीम है, उसके अंदर में क्या है, एक बड़ी टीम है, उस बड़ी टीम का उसको क्या करना है, मैनेजमेंट करना है। बड़ी टीम का मैनेजमेंट करना है। तो 3 समस्याएं कि भाई उसको क्या है, उसके पास क्या क्या समस्याएं आ रही है। एक तो डेडलाइन की समस्या आ रही है, नए प्रोडक्ट की लॉन्चिंग है। तीसरा वहां पे कि एक बड़ी टीम है उसका प्रबंधन करना, उसकी वजह से उसको अनिद्रा आ रही है। ये तनाव में हमने देखा था, वही नींद नहीं आने की समस्या आ रही है, चिड़चिड़ापन है, और ये क्या है, सिर दर्द है। ये हमने तनाव के एक प्रकार से देखे थे कि तनाव का क्या क्या प्रभाव होता है। जब परसों की क्लास में हमने देखा था कि तनाव का शारीरिक सिम्टम क्या होता है, मानसिक सिम्टम क्या होता है। तो ये तनाव के सिम्टम हमें नजर आ रहे हैं, जिससे उसके काम पर, उसके प्रदर्शन पर और उसके घर के रिश्तों पर प्रभाव पड़ा। इससे क्या हो रही है, उसकी प्रोडक्टिविटी कम हो रही है ना। उसकी जो प्रोडक्टिविटी है वो प्रोडक्टिविटी कम हो रही है, उसकी परफॉर्मेंस क्या हो रहा है, डिक्लाइन हो रहा है। और उसके घर के रिश्ते, उसका वर्क लाइफ बैलेंस जो है ना, उसका क्या है, जो वर्क लाइफ बैलेंस है, वो वर्क लाइफ बैलेंस वहां पे क्या हो रहा है,
है, कम हो रहा है। अब चूंकि ये सारा का सारा टॉपिक जो हम यहाँ पे देख रहे हैं, इस पूरे टॉपिक को आपने लगभग 2 दिन पहले ही पढ़ा है ना। 2 दिन पहले ही हमने क्या पढ़ा, तनाव प्रबंधन टॉपिक को पढ़ा। तो तनाव प्रबंधन टॉपिक के साथ इसको मर्ज करेंगे और तनाव प्रबंधन टॉपिक के आधार पर इसको सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। तो ये हमारा एक बेसिक आइडिया था। अब यहाँ पे बोला कि भैया जो रोहन है ना, रोहन है, वो रोहन को तनाव, मतलब रोहन को अगर हम देखें, है ना, रोहन को तनाव के कारणों का परीक्षण करो। तो रोहन को तनाव के कारण बताना, पहली बात। दूसरी बात, रोहन के तनाव में समय प्रबंधन कैसे मदद कर सकता है, रोहन के तनाव में समय प्रबंधन कैसे किया जा सकता है, रोहन की वर्क लाइफ बैलेंस को कैसे सुधार सकते हैं, रोहन के तनाव को प्रबंधन करने के लिए हम क्या कर सकते हैं। और फिर यहाँ पे बोला कि अगर उसका तनाव प्रबंधन हो जाएगा तो कौन से बेहतर काम आएंगे। बहुत सिंपल बात थी, सीधा सीधा लिखना है ना, सीधा सीधा आपको लिखना है। तो पहली बात कि रोहन के तनाव के कारणों का परीक्षण कीजिए। तो रोहन को कौन कौन से कारण है जिससे तनाव है। तो एक मतलब इसको हम क्या कर सकते हैं, एक बात कि लिखना कैसे, वापस से आपका प्रश्न होगा कि सर पॉइंट वाइज लिखना है या पैराग्राफ वाइज लिखना है ना, पॉइंट वाइज लिखना है या पैराग्राफ वाइज लिखना है। तो देखो कोई फिक्स फार्मूला नहीं बनाओ कि पॉइंट वाइज से लिखना है, पैराग्राफ वाइज से लिखना है। हमें लिखना ऐसा है जिसमें उसकी डिमांड क्या हो जाए, फिक्स हो जाए, जिससे उसकी डिमांड फिक्स हो जाए, जिसमें हम बता सके कारण। तो जैसे कारण शब्द आया तो कारण में आप 2-3 कारण बता सकते हो, तो कारणों को पॉइंट वाइज लिखोगे। टोटल 6 लाइन है तो हम 3 पॉइंट बना के 3 पॉइंटों के अंदर क्या बता सकते हैं, उनकी हेडिंग बना के उनको डिस्क्राइब बना सकते हैं, 3 बिंदु बना सकते हैं। या अगर हमें लगे कि पॉइंट में हम डिस्क्राइब नहीं कर पाए तो हम पैराग्राफ भी लिख सकते हैं। जैसे रोहन के तनाव के कारण, तो पहले तनाव का कारण क्या है, पहला तनाव का कारण है कि उसके पास एक्सेसिव वर्कलोड हो गया है ना। पहला तनाव का कारण क्या है, कार्य बोझ, है ना, उसके पास क्या होगा, उसका पहला तनाव का कारण आप क्या बताओगे, कार्य बोझ का बढ़ना, अत्यधिक कार्य बोझ। अब ये कार्य बोझ के अंदर आप क्या बता दोगे कि भाई उसके कार्य बोझ है कि उसके पास अलग अलग प्रकार के काम है, उनमें एक निर्धारित सीमा है, वो उस सीमा को फॉलो नहीं कर पा रहा। तो पहला कार्य बोझ के अंदर कार्य की सीमा का पालन ना कर पाना, पहला। दूसरा, कार्य बोझ के अंदर उसको नए उत्पाद की लॉन्चिंग करना है, कार्य बोझ के अंदर उसको क्या करना है, एक नए उत्पाद की लॉन्चिंग करना है और उसको एक बड़ी टीम को संभालना है। इस प्रकार रोहन एक साथ 3 काम कर रहा है जिससे उसका कार्य बोझ बढ़ गया है। बात समझ आ रही, मतलब 3 चीज स्पष्ट तरीके से दिख रही कि रोहन को जो डेडलाइन को पूरा करने का बोझ आया है, एक बड़ी टीम को मैनेज करने का बोझ आ रहा है और नए उत्पाद को लॉन्चिंग करने का रोहन के सामने क्या है, वर्कलोड पड़ा हुआ है। पहली बात यहां पे हम इसको देखेंगे, पहली बात हमने यहां पे देखा। दूसरी बात है ना, तो एक तो भाई कारण क्या है, कार्यबोझ। कार्यबोझ के अंदर आप 3 बता दोगे, कारण में पहला कारण बताया, 6 लाइन में से लगभग 2 से 2.5 लाइन आप इस पॉइंट पे दे सकते हो, है ना। दूसरा कि रोहन का फिक्स रोल ना होना, रोहन का जो रोल है वो फिक्स नहीं है। रोहन को रोल क्या वो दे दिया कि भाई आपको डेडलाइन पूरा करो, नए उत्पाद को भी लॉन्च करो, एक बड़ी टीम को भी मेहनत करो, तो उसके पास स्पेसिफिक जो रोल है वो फिक्स रोल का ना होना, है ना। रोहन के रोल जो है उसमें बहुत ज्यादा वेरिएशन आ रहा है, रोहन के रोल में वेरिएशन आ रहा है क्योंकि वो नए उत्पाद से जुड़ा भी हुआ है। हो सकता है कि एक ही रोल में ये सारी भूमिका निभा रहा है, लेकिन हम बता सकते हैं कि उत्पाद के लॉन्चिंग से संबंधित तो उसका एक अलग रोल है, टीम को मैनेज करने में मैनेजर के रूप में अलग रोल है, और जो वर्क डेडलाइन है उसमें अलग रोल है। तो यहाँ पे ये पॉइंट बता सकते हो सकता है कि एक ही व्यक्ति ये काम कर रहा हो, लेकिन हम बता सकते हैं कि उसके ऊपर मतलब वो काम को प्रायोरिटाइज नहीं कर पा रहा है ना, कि किस काम को पहले करना, किस काम को दूसरा करना, उसको मैनेज क्या करना। तो उसको अपन जॉब से संबंधित बता सकते हैं कि उसका जो रोल है वो एक प्रकार से हेक्टिक है और वो रोल फिक्स नहीं है, काम की भूमिका उसकी तय नहीं है, जिससे उसका क्या हो रहा है, समस्या आ रही है। दूसरी समस्या, तीसरी समस्या, किस कारण से रोहन को तनाव आ रहा है ना। तनाव का कारण यह है कि भाई वो अपने वर्क और लाइफ को मैनेज नहीं कर पा रहा है। वो क्या नहीं कर पा रहा, अपने परिवार के रिश्तों को, है ना, परिवार के रिश्तों को मैनेज नहीं कर पा रहा। तो तीसरा तनाव का कारण क्या है, उसका वर्क लाइफ बैलेंस नहीं होना, है ना। तीसरा कारण यहीं पे अपन को नजर आ रहा था कि भाई वो क्यों परेशान है, क्योंकि उसके रिश्ते, परिवार में जो लोग हैं उनके साथ उसके रिश्ते उसके क्या हो रहे हैं, उतने अच्छे नहीं
नहीं चल पा रहे हैं तो परिवार के रिश्तों का, है ना, अर्थात वर्क लाइफ बैलेंस उसका अच्छा नहीं हो रहा है। और इसके साथ उसके कारण चौथा कारण बताए, तो चौथा कारण बताएं कि उसको स्वास्थ्य समस्या, हेल्थ इशू भी आ रहे हैं, है ना। जो उसको क्या हो रहा है कि उसको जो तनाव था वो तनाव उसकी हेल्थ पे इंपैक्ट डाल रहा है। हेल्थ पे क्या आ रहा, अनिद्रा आ रहा, चिड़चिड़ापन आ रहा, सिर दर्द आ रहा। तो ये जो तनाव था वो तनाव से मतलब तनाव के कारण उसको हेल्थ इशू आ रहे हैं। तो इस प्रकार हम देखें कि तनाव के कई सारे कारण हैं, उन कारणों को इन बिंदुओं में बांट सकते हैं। आई थिंक आप सबने भी इसके आसपास लिखा होगा, है ना, आप सबने भी इसके आसपास लिखा होगा। तो ये 4 बिंदु बनाए हैं, 4 बिंदु को 6 लाइन में लिख देना है। इनमें से कोई बिंदु भूलो भी तो 3 बिंदु लिख दो, है ना। इनमें से अगर हम कोई बिंदु भूल भी रहे हैं तो 3 बिंदु लिख दो, है ना। 3 बिंदु हम वहां पे लिख सकते हैं। एक बात, है ना। दूसरी बात हमारा दूसरा बात था कि समय प्रबंधन, है ना। अब यहाँ पे आपने जो पढ़ा है उसका यूज आएगा। वो क्या बोला कि भाई समय प्रबंधन, है ना, समय प्रबंधन से रोहन की समस्या या रोहन के तनाव को हम कैसे कम कर सकते हैं। तो देखिए, रोहन के जो तनाव है, समय प्रबंधन या तनाव के प्रबंधन में समय प्रबंधन बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तनाव समय प्रबंधन में क्या क्या किया जा सकता है, समय प्रबंधन में क्या किया जा सकता है। तो पहला, है ना, पहला हम यहाँ पे कुछ समय प्रबंधन की कुछ टेक्निक फिक्स कर सकते हैं, जैसे टाइम ब्लॉकिंग टेक्निक। अब तो आप भूल गए होंगे कि याद है ना, याद है टाइम ब्लॉकिंग। ये भाई उसको क्या करना चाहिए, अपने समय को, टाइम ब्लॉकिंग से पहले एक दूसरी टेक्निक बना दे, आइजेनबर्ग मैट्रिक्स। आपको याद है ना, आइजेनबर्ग मैट्रिक्स आपको याद है। मैट्रिक्स में क्या कहते हैं भैया, हमने ये इस प्रकार से मैट्रिक्स बताई थी। मैट्रिक्स में क्या करते हैं, सबसे पहले डू करते हैं, यहाँ पे अपन क्या करते हैं, अर्जेंट करते हैं, है ना। यहाँ पे अपन क्या करते हैं, डू करते हैं, अर्जेंट करते हैं, यहाँ पे अपन क्या करते हैं, शेड्यूल करते हैं, और यहाँ पे क्या करते हैं, उसको डेलीगेट करते हैं। इसके आधार पे वो क्या कर सकते हैं, अपने कार्यों की प्रायोरिटी कर सकता है कि जो डू में होंगे और अर्जेंट में होंगे उनको वो स्वयं करेगा, बाकी कामों को अपने टीममेट को करेगा। तो पहला हम क्या कर सकते हैं कि समय प्रबंधन के अंदर ये कौन सी होती है, आइजेनहोवर टेक्निक को अपनाया जा सकता है रोहन के द्वारा। यह आप में से कितने लोगों ने लिखा है ना, 2 3 लोगों ने, 4 लोगों ने लिखा है, 5 लोगों ने लिखा। अब ये तो पढ़ा था ना भाई, यही तो है कि जो पढ़ा है उसको अप्लाई करना। ये टेक्निक सबने पढ़ी है, समय प्रबंधन पढ़ा है, तो भाई समय प्रबंधन यहाँ पे यूज करना था। तो समय प्रबंधन में आपको उन्हीं शब्दों का यूज करना, मतलब जो सिलेबस में हम पढ़ रहे हैं उन्हीं शब्दों को, उन्हीं पॉइंटों को यहाँ पे यूज करना है। क्योंकि अगर यूज नहीं करे तो हम लिंक नहीं कर पा रहे ना। तो हम बताएंगे कि भाई ये समय प्रबंधन के अंदर ये टेक्निक का यूज कर सकता है, इससे उसके कामों की प्रायोरिटी तय होगी, बाकी कामों को वो क्या कर सकता है, डेलीगेट कर सकता है या शेड्यूल कर सकता है। अब जो हाई प्रायोरिटी वाले काम आए, जो अर्जेंट भी है और उसको स्वयं भी करना है, उसके लिए वो क्या कर सकता है, टाइम ब्लॉकिंग कर सकता है। उसके लिए वो क्या कर सकता है, टाइम ब्लॉकिंग टेक्निक कर सकता है। जब वो टाइम ब्लॉकिंग टेक्निक करेगा तो उसके समय क्या हो जाएंगे, उसके क्या हो जाएंगे, प्रायोरिटाइज हो जाएंगे। वो प्राथमिकता के आधार पर उन कार्यों को करना लगेगा जो उसको करना चाहिए, बाकी कामों को वो क्या कर देगा, डेलीगेट कर देगा। तो ये 2 पॉइंट आप वहां पे बता सकते हो, है ना, जिसको अपन क्या बोला, ये दोनों आइजेनहोवर टेक्निक और दूसरा हमारा टाइम ब्लॉकिंग टेक्निक। तो इन दोनों से क्या किया जा सकता है कि उसके काम का प्रायोरिटाइजेशन किया जा सकता है, उसके काम का प्रायोरिटाइजेशन किया जा सकता है, मतलब उसकी प्राथमिकताओं का निर्धारण, है ना, उसकी प्राथमिकताओं का निर्धारण किया जा सकता है। दूसरी बात कि जो काम कम अर्जेंट होंगे उनको क्या किया जा सकता है, डेलीगेट किया जा सकता है, उनको क्या किया जा सकता है, प्रत्यायोजित किया जा सकता है। तो ये बात कि भाई ये उसके तनाव प्रबंधन में वो होगी। इससे क्या होगा, काम प्रायोरिटाइज होंगे, बाकी काम जो होंगे वो डेलीगेट होंगे, तो इससे उसका तनाव थोड़ा कम होगा, उसके ऊपर वर्कलोड प्रेशर कम आएगा। दूसरी बात, ठीक है, तो ये हमारा दूसरा परफॉर्मेंस था जिसको आप देख सकते हो, है ना, जिसको आप देख सकते हो कि भाई क्या कर सकते हैं। अब आपका तीसरी बात, तो भाई समय प्रबंधन के लिए आपने टेक्निक, समय प्रबंधन के लिए रोहन को वर्क लाइफ बैलेंस को कैसे बेहतर कर सकते हैं। वर्क लाइफ बैलेंस की भाई वो अपने परिवार को समय नहीं दे पा रहा है, अपनी चीजों को नहीं कर पा रहा है इफेक्टिव तरीके से। तो वर्क लाइफ बैलेंस कब खराब होती है, जब आप घर में भी क्या करते हो, काम करते हो,
है ना, जब आप क्या करते हो, घर में भी काम करते हो, पूरे 24 घंटे आप काम करते रहते हो, तो वर्क लाइफ बैलेंस हो सकती है। तो सबसे पहले वो अपने कामों के लिए टाइम फिक्स कर सकता है, एक बात, कामों को प्रायोरिटाइज करके टाइम फिक्स कर सकता। दूसरा कि वो केवल वर्क को ऑफिस आवर के अंदर ही करे और काम को ऑफिस में करे, घर पे ना करे। दूसरा, वो काम को केवल ऑफिस में करे, घर पे ना करे। तीसरा, कुछ टेक्निक अपना सकते हैं, जैसे आफ्टर 7 PM वो अनअवेलेबल हो जाए, मतलब वो अपने ऑफिस से क्या हो जाए, कट जाए एक निर्धारित समय कि भाई उसका काम ऐसा है कि 8 बजे के बाद वो अपने केवल वो जो समय होगा वो परिवार को समय देगा, उसके अलावा वो ऑफिस का कोई काम नहीं करेगा। तो ऐसी टेक्निक को अपना सकते हैं। इसके अलावा जो वीकेंड है या जो हॉलीडे है, जैसे अपन ने छुट्टी वाली बात बोली थी, तो जो हॉलीडे है वो हॉलीडे को वो अपने परिवार के साथ बिताए, है ना, जो भी छुट्टियां उसको मिलती है उन छुट्टियों को वो अपने परिवार के साथ बिताए। तो ये जो है वो उसकी वर्क लाइफ बैलेंस क्या हो जाएगी, बेहतर हो जाएगी कि भाई टाइम को ब्लॉक करे। दूसरा, अपने ऑफिस के काम को ऑफिस में ही करे, ऑफिस के काम को घर में ना लाए। अपना 7 PM 10 PM जो भी आप बताओ, तो एक निर्धारित समय के बाद ऑफिस का कोई भी काम ऑफिस से पूरी तरह से डिस्कनेक्ट कर ले, और जो छुट्टियां हैं उन छुट्टियों को क्या कर सके, वो छुट्टियों को क्या कर ले, उनका बेहतर प्रयोग करे। तो ये हमारी कुछ टेक्निक थी जिससे रोहन की वर्क लाइफ बैलेंस बेहतर हो सकती है। अब इनको आप पॉइंट वाइज लिखो या पैराग्राफ में लिखो, मैटर नहीं है, लगभग थीम यही आनी चाहिए, लगभग आपकी ये वाली थीम आनी चाहिए। तो इनको हमने देखा कि वर्क लाइफ बैलेंस कैसे हो सकता है। इसके अलावा अब यहाँ पे था कि रोहन को तनाव प्रबंधन के लिए कौन कौन से उपाय किए जा सकते हैं। अगला था कि भाई रोहन को तनाव प्रबंधन करना है तो उसके लिए क्या उपाय किए जा सकते हैं। तो दूसरा, कुछ उपाय जो हो सकते हैं वो उसके पर्सनल हो सकते हैं, पर्सनल उपाय हैं जो तनाव प्रबंधन में मदद करेंगे। ऐसे जैसे पर्सनल उपाय में क्या होगा कि भाई वो योगा करे, एक्सरसाइज करे, ये तो हमने सबने लिखा था ना तनाव प्रबंधन में कि योगा करे, एक्सरसाइज करे। दूसरा करे, है ना, माइंडफुल रिलैक्सेशन करे, है ना, वो क्या करे, माइंडफुल रिलैक्सेशन टेक्निक को अपनाए। वो अपनी हॉबी को परस्यू करे, वो क्या करे, ये हॉबी को परस्यू करे, ये अपनी हॉबी के लिए अपना समय निकाले, अपनी फैमिली के लिए अपना समय निकाले। तो ये काम तो क्या किए जा सकते हैं पर्सनल लेवल पे, मतलब व्यक्तिगत स्तर पे रोहन इन कामों को करके अपने क्या कर सकते हैं, तनाव को कम कर सकते हैं, एक बात। दूसरा, प्रोफेशनल लेवल पे अगर हम देखें, दूसरा हमारा क्या देखा हमने प्रोफेशनल लेवल पे, दूसरा हमारा क्या हुआ कि प्रोफेशनल लेवल पे रोहन क्या कर सकता है। तो प्रोफेशनल लेवल पे सबसे पहले वो क्या कर सकता है, टाइम मैनेजमेंट ट्रेनिंग को इंट्रोड्यूस किया जा सकता है ऑर्गेनाइजेशन में, है ना। ऑर्गेनाइजेशन में क्या किया जा सकता है, टाइम मैनेजमेंट ट्रेनिंग को ऑर्गेनाइजेशन में इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। वो टाइम मैनेजमेंट ट्रेनिंग वहां पे ले सकता है। साथ ही साथ अगर उसको इसकी ज्यादा जरूरत हो रही तो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काउंसलर की सलाह भी ले सकता है, सपोर्ट सिस्टम भी कर सकता है ना, सपोर्ट सिस्टम को अवेल कर सकता है। तो ये हमारा जो हुआ कि भाई वो कौन से उपाय करेगा, कौन से उपाय करेगा, पर्सनल लेवल पे कुछ उपाय करेगा, ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे कुछ उपाय करेगा, है ना, ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे कुछ उपाय करेगा। देखो जो सारी चीजें हैं ये हमने तनाव प्रबंधन वाले टॉपिक पर पढ़ी है, कोई भी चीज, कोई भी पॉइंट हम नया नहीं बता रहे हैं, ठीक है। अब रोहन के तनाव प्रबंधन करने से कौन कौन से परिणाम आएंगे ये तो आप बेहतर आप बता सकते हो। भाई क्या होगा कि रोहन की लाइफ स्टाइल क्या हो जाएगी, हेल्दी हो जाएगी। तो रोहन हेल्दी लाइफ स्टाइल को जिएगा, पहली बात, है ना, रोहन लिया करेगा हेल्दी लाइफ स्टाइल को जिएगा। हेल्दी लाइफ स्टाइल को जिएगा तो उसकी वाक्य की एफिशिएंसी बेहतर हो पाएगी, है ना, उसकी वाक्य की एफिशिएंसी बेहतर हो पाएगी। वाक्य की एफिशिएंसी बेहतर हो पाएगी तो उसकी परफॉर्मेंस क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, है ना, उसकी परफॉर्मेंस क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। और परफॉर्मेंस इंक्रीज हो जाएगी तो उसकी पर्सनल ग्रोथ भी होगी और प्रोफेशनल ग्रोथ भी उसकी होगी, साथ ही साथ ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ होगी, साथ ही साथ क्या होगी, ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ होगी। तो एक सिंपल बात में अपन इन पॉइंटों को देख सकते हैं। ये सीधे सीधे आपके जो तनाव प्रबंधन है, अगर केस स्टडी आए तो लगभग इस प्रकार से आ सकती है, और जिसमें आपको सीधा जो ध्यान रखना है वो किन चीजों का ध्यान रखना है, इसका मतलब हमने जो पढ़ा है उस पढ़े हुए को यहाँ पे कोशिश करें कि ले आए। जो जितने भी पॉइंट मैंने बताया, मुझे नहीं लगता कोई भी पॉइंट अपन ने, सब पॉइंट ही पढ़े थे ना, और वो तो सामान्य 500 के दिन के क्लास में पढ़े थे, वही पॉइंट यहाँ पे यूज करना है, ठीक है। तो ये आपका एक केस स्टडी हुई, आई थिंक आप सब इसको कर पाएंगे। फिर अपन ने एक टॉपिक पढ़ा था वित्तीय प्रबंधन, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन और फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ा। तो इसको कोशिश किया है इसकी एक केस स्टडी बनाने की, है ना, फाइनेंशियल मैनेजमेंट पे एक केस स्टडी बनाने की कोशिश किया है। अब उसको देखते हैं, हाँ, है ना। ये सब केस स्टडी भी क्या मन से थोड़ा बहुत इधर उधर से कुछ कुछ कर के बनाई है,
देखते हैं क्या होता है ना, कुछ कोशिश की। मनरेगा का उद्देश्य, मनरेगा वाली ज्यादातर बहुत चर्चा में होती है मनरेगा, है ना। मनरेगा से संबंधित बहुत सारे मुद्दे जो होते हैं वो क्या होते हैं, है ना। मनरेगा एक ऐसा मुद्दा है जो क्या होता है लगातार चलता रहता है, ठीक है। तो मनरेगा का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्र में बेरोजगार लोगों को 100 दिन का रोजगार देना है ना। ग्रामीण क्षेत्र के लिए मनरेगा आता है, 100 दिन का रोजगार प्रदान करना। इसके तहत श्रमिकों को मजदूरी और रोजगार का भुगतान सुनिश्चित करना जरूरी है ना। क्या बोला कि भैया जो श्रमिक है उनको मजदूरी, एक दो ऑब्जेक्टिव है कि भाई आप उनको क्या दो, रोजगार दो। तो रोजगार के लिए गड्ढे खुदवाते हैं, है ना, जो अभी कथन था मोदी जी का कि भाई मजदूरी मतलब कुछ भी मजदूरी वहां पे दो। दूसरा मजदूरी दो तो फिर उसको आपको क्या देगा, उसके बदले में आप उनको एक भुगतान करोगे, उनको क्या करोगे, भुगतान करोगे। क्रियान्वयन कौन करता है, जिला प्रशासन करता है। और वित्तीय प्रबंधन की इसमें क्या होती है, महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ये सब अपन ने कुछ कुछ पॉइंट इसमें हाईलाइट किए। एक जिले में मनरेगा के तहत गांव में कार्य शुरू किए गए, काम तो शुरू किए गए, लेकिन मजदूरी का भुगतान नहीं हुआ। लेकिन क्या हुआ, मजदूरी के भुगतान नहीं हुआ। इससे जो श्रमिक थे उनमें क्या होगा, असंतोष फैल गया। तो मान लो काम प्रारंभ हुआ, मजदूरी नहीं मिली, मजदूरी नहीं मिली, और इसको नहीं मिलने से क्या हुआ, असंतोष फैल गया, ठीक है। मजदूरों को असंतोष फैल गया। साथ ही गांव में परियोजना के लिए आवंटित धन का सदुपयोग नहीं हो रहा था। भाई जो भी धन था वो धन का सदुपयोग वहां पे नहीं हो पाया। इसके साथ ही साथ कई अनियमितताएं, मतलब और भी कुछ इरेगुलरिटीज वहां पे हमें मनरेगा में देखने को मिली, ठीक है। तो ये एक ओवरऑल है, ये हर घर की कहानी जैसा है, मतलब हर ग्राम पंचायत में यही होता है ना। मनरेगा के नाम पे वो भर के आपको ले जाते हैं, साइन करवाते ले आते। हो सकता है आप में से कई लोग भी ऑफिशियली तरीके से मतलब आप कर रहे हो वहां पे, है ना, आपके नाम पे कार्ड बनते हैं, छपते हैं। जैसे आप में से हर व्यक्तियों ने स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग ले चुके होंगे, है ना। बस आपका आधार नंबर चाहिए, बाकी सब काम तो वो स्वयं कर लेते हैं, सरपंच साहब, उनके सचिव जी वो करते हैं। ये एक बहुत प्रैक्टिकल बात है, इन्हें इसमें कुछ भी नया नहीं है ना, हर जगह की वो है। अब वित्तीय अनियमितताओं में, है ना, वित्तीय प्रबंधन में अनियमितताओं के कारण बताना है। कुछ कारण जो इसमें छुपे हुए हैं, है ना, और कुछ कारण जो अपन अपने मन से बता सकते हैं कि भाई यहाँ पे जो इरेगुलरिटीज है, जो इरेगुलरिटीज है उनके कारण क्या है। यहां पे क्या बताना कि उनके कारण क्या है ना। यहां पे वित्तीय प्रबंधन में इरेगुलरिटीज के कारण क्या है। तो मनरेगा का उद्देश्य वित्तीय प्रबंधन में भूमिका होती है, मजदूरी का भुगतान नहीं हुआ। एक तो यहां पे ये नजर आ रहा है, श्रमिकों में असंतोष पहुंच गया, ठीक है, सदुपयोग नहीं हो पाया, अनियमितता है। लेकिन एग्जैक्ट कारण यहां पे नहीं दिए गए हैं। अब ये कारण यहां पे नहीं दिए गए हैं, सबसे बड़ी बात है कि अपन अन्य उसको वापस से पढ़ा तो हमें समझ आया कि भाई इसमें कारण जैसी बात तो अभी कुछ नहीं बोली। तो कारण क्या हो सकते हैं, कारण यह है कि सबसे पहले पारदर्शिता नहीं है। कारण क्या है, मनरेगा को अपन अपने प्रीवियस नॉलेज से देखें तो मनरेगा में कौन व्यक्ति काम कर रहा, कौन व्यक्ति काम नहीं कर रहा, कितना वित्त आया, कितना वित्त नहीं आया, उसमें क्या हो रहा है, एक पारदर्शिता की कमी है। तो एक पॉइंट अपन अपने मन से, प्रीवियस नॉलेज से, या वित्तीय प्रबंधन में जो चुनौतियां आती है उस टॉपिक के आधार पे कि वित्तीय प्रबंधन में सबसे बड़ी चुनौती क्या आती है कि वित्त में पारदर्शिता की कमी। तो आप एक पॉइंट ये बना सकते हो कि भाई यहां पे ये देखने को आ रहा कि भाई इस बात की कमी थी कि मजदूर जो गए उनको एक निश्चित समय पे भुगतान नहीं हुआ, तो मजदूरों को जो पैसा आना था उसकी जानकारी नहीं ले पाई। उससे संबंधित उनमें क्या थी, जो ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए था, वो ट्रांसपेरेंसी का एक कमी यहाँ पे देखा। दूसरी कमी क्या देखी कि यहाँ पे समय पे भुगतान ना होना। तो यहाँ पे दूसरी समय थी कि जो व्यक्ति मनरेगा में काम करता है, कोशिश होना चाहिए कि प्रतिदिन के आधार पे निर्धारित समय पर उसको भुगतान हो, और यह भुगतान का जो माध्यम होना चाहिए वो डिजिटल भुगतान होना चाहिए। साथ ही साथ उसका डिजिटल वेरिफिकेशन होना चाहिए, उसकी व्यवस्था यहाँ पे नहीं थी।
है ना, उसकी व्यवस्था नहीं थी, है ना। जैसे अपन इसमें क्या कर सकते हैं, डीबीटी वाला कॉन्सेप्ट जो देखें कि भाई यहाँ पे डीबीटी होना चाहिए था, वो डीबीटी की व्यवस्था यहाँ पे नहीं थी। ये बात अपन इसमें देखते हैं कि भाई इसमें ये समस्या हमें नजर आती है ना, कि ये समस्या यहाँ पे नजर आती है। और है ना कि और समस्या क्या है, यहाँ पे क्या कारण है कि यहाँ पे धन के उपयोग का, है ना, धन उपयोग हेतु सही मानकों का भी निर्धारण नहीं किया गया था कि मनरेगा का जो धन है वो किस काम में होगा, कितना धन होगा, उसका भी निर्धारण नहीं था, क्योंकि धन के सदुपयोग की बात यहाँ पे बोली गई है ना, धन के सदुपयोग की बात बोली गई। तो ये कुछ बातें यहाँ पे नजर आ रही है ना, कुछ बातें यहाँ पे नजर आ रही है। लगभग 6 पॉइंट लिखना है ना, 6 लाइन लिखना है, तो इन्हीं में अगर आप 2-2 पॉइंट लिखोगे तो आसानी से इसको क्या कर पाओगे, लिख पाओगे। दूसरा, वित्तीय अनियमितताओं का समाधान प्रस्तुत कीजिए। वैसे तो यहीं पे बता दिया कि भाई इसका समाधान क्या है। पहले तो इस पूरे सिस्टम में क्या रखा जाए, है ना, पूरे सिस्टम में अगर हम देखें तो पारदर्शिता को बढ़ावा दिया जाए, है ना। इस पूरे सिस्टम में क्या किया जाए, पारदर्शिता को बढ़ावा दिया जाए, है ना। इस पूरे सिस्टम में क्या किया जाए, पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी को बढ़ावा दिया जाए पूरे सिस्टम में, एक बड़ी बात है। दूसरा, सिस्टम में ट्रांसपेरेंसी के बाद दूसरी बड़ी बात क्या है ना, ट्रांसपेरेंसी के बाद अगर हम देखें तो यहाँ पे इस अनियमितताओं का समाधान कैसे किया जा सकता है, तो वापस से डिजिटल माध्यम से या डीबीटी जैसी जो चीजें होती हैं वो डिजिटल भुगतान के माध्यम से इस प्रकार की अनियमितताओं का क्या किया जा सकता है, समाधान किया जा सकता है। तो डिजिटल भुगतान सेवाओं को हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, है ना, मतलब अनियमितताओं को कम कैसे कर सकते हैं, डिजिटल भुगतान। दूसरा कि वहां पे मजदूर काम कर रहे हैं, उनका पैसा नहीं मिल रहा, तो जो उच्च प्रशासनिक अधिकारी है उन उच्च प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा फील्ड वेरिफिकेशन भी किया जा सकता है। तीसरा क्या किया जा सकता है कि जो उच्च प्रशासनिक अधिकारी है वो उच्च प्रशासनिक अधिकारी इस प्रकार के कामों में लगातार क्या कर सकते हैं, फील्ड वेरिफिकेशन किया जा सकता है। और फील्ड वेरिफिकेशन के अलावा एक और मनरेगा के लिए सबसे सशक्त माध्यम है, वो है सोशल ऑडिटिंग की व्यवस्था। वो कौन सी व्यवस्था होती है, सोशल ऑडिटिंग की व्यवस्था। भाई इस प्रकार के केस में सोशल ऑडिटिंग भी किया जा सकता है, जिसको अपन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सामाजिक लेखांकन की प्रक्रिया, जिसको क्या बोला जाता है, सामाजिक लेखांकन। जैसे मनरेगा में कितने मजदूर आए, इस बात का रिकॉर्ड हम जाके कहां से, वहां के लोकल लोगों से पूछे। रोड बनाने वाले लोग थे तो रोड जिनके घर के सामने बन रहा था उनसे पूछा जाए कि आपने यहाँ पे कितने मजदूरों को काम करते हुए देखा, आपने कितनी रेत को लगते हुए, कितनी गिट्टी को लगते हुए देखा। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, सोशल ऑडिटिंग से भी यह समस्या का समाधान कर सकते हैं। तो वित्तीय ऑडिटिंग के लिए या वित्तीय अनियमितताओं के लिए पहला पारदर्शिता को बढ़ाएं, पहली बात। दूसरा, डिजिटल भुगतान को हम बढ़ा सकते हैं, दूसरी बात। तीसरी बात, फील्ड वेरिफिकेशन को। चौथी बात, हम सोशल ऑडिटिंग को। ये सारी जो चीजें हैं वो व्यवहारिक है ना। हमने वित्तीय प्रबंधन में इनको इस स्तर तक नहीं देखा था क्योंकि हमारा प्रशासनिक नजरिया था, लेकिन इसको हम व्यवहारिक आधार पे समझ सकते हैं। आपका अगला था डिजिटल भुगतान प्रणाली इस प्रकार की समस्या के समाधान में क्या है ना। तो डिजिटल भुगतान प्रणाली इसमें समाधान में अत्यंत सहायक है ना। डिजिटल भुगतान प्रणाली इसमें समाधान में अत्यंत सहायक है। पहला कैसे सहायक है, तो डिजिटल भुगतान प्रणाली से सही लाभार्थी की पहचान हो पाएगी, है ना, सही लाभार्थी की पहचान हो पाएगी। दूसरा, उसको समयबद्ध तरीके से क्या मिल पाएगा, उसको समयबद्ध तरीके से पैसे की उपलब्धता हो पाएगी। तीसरा, पैसे की उपलब्धता में जो भ्रष्टाचार या लीकेज की समस्या होती है कि कोई व्यक्ति जो लीकेज या कमीशन करता है वो कमीशन उसको किसी को नहीं देना पड़ेगा, सीधा पैसा उसके अकाउंट में पहुंच जाएगा। तो इस प्रकार की समस्याओं में डिजिटल भुगतान से जो मध्य में होता भ्रष्टाचार, उस भ्रष्टाचार पे क्या की जा सकती है, लगाम लगाई जा सकती है, तथा ऐसी योजनाओं को, ऐसे कार्यों को समयबद्ध तरीके से पूरा किया जा सकता है ना, तथा ऐसी योजनाओं कार्यों को समयबद्ध तरीके से पूरा किया जा सकता है। जो समय का संतोष है वो समय का संतोष को दूर कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे मेजर क्या हुआ, समय का संतोष हुआ है, तो समय का संतोष को हम क्या कर सकते हैं, दूर कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे समस्या के समाधान के कौन कौन से, मतलब आपने अच्छा समाधान निकला तो कौन कौन से परिणाम होंगे, तो सबसे पहले प्रशासन में जनता का विश्वास बढ़ेगा,
है ना, भ्रष्टाचार पे लगाम रखेगी, पैसे का सही उपयोग होगा और सार्वजनिक निर्माण कार्यों में बढ़ोतरी होगी, है ना। मनरेगा से अच्छा काम होगा तो अच्छा निर्माण बनेगा, जो प्रशासन है उसमें लोगों का विश्वास बढ़ेगा। तो ये अपन इसमें सीधे सीधे बता सकते हैं, व्यवहारिक आधार पे इसके उत्तर देना है ना, व्यवहारिक आधार पे इसका उत्तर देना है कि भाई अपन इसका उत्तर व्यवहारिक आधार पे कैसे दे सकते हैं। देखिए लगभग आप लोगों ने क्या लिखा है इसमें, लगभग इसके आसपास लिखा है और क्या, है ना, लगभग यही चीजें यहाँ पे लिखी जाएंगी। 6-6 लाइन है तो बहुत ज्यादा भेड़क केस स्टडी में बचती नहीं है। देखिए इसके बाद की जो केस स्टडी थी वो तो एक प्रैक्टिकल केस स्टडी है, जो हुआ था घटना, ये पश्चिम बंगाल का नैनो विवाद है ना, पश्चिम बंगाल में ये विवाद हुआ था 2006 में, उसी का विवाद है, सिंगूर भूमि विवाद के नाम से ये काफी चर्चा में है। सिंगूर भूमि विवाद में पश्चिम बंगाल में नैनो की फैक्ट्री लगनी थी और नैनो की फैक्ट्री लगने के संदर्भ में उस समय पर टाटा नैनो काफी आई थी, तो उसके संदर्भ में वहां पे किसानों ने विरोध किया था, उनको मुआवजा कम दिया गया था, बहुत ज्यादा हिंसा भी भड़की थी और बाद में फिर वो नैनो पश्चिम बंगाल से शिफ्ट होके कहां पे, गुजरात में उसने अपना प्लांट लगाया था। तो ये उसका पूरा प्लांट है, उसकी पूरी प्रक्रिया। तो ये एक विवाद प्रबंधन है ना, हमारा जो टॉपिक हमने पढ़ा विवाद, तो विवाद प्रबंधन से ये कोरिलेट करती है ना, विवाद प्रबंधन से ये कोरिलेट करती है कि भाई प्रशासन में कैसे कैसे विवाद आते हैं और उनसे संबंधित क्या क्या चीजें होती है। तो विवाद प्रबंधन में 2006 में पश्चिम बंगाल सरकार ने सिंगूर में टाटा मोटर के लिए एक कार निर्माण संयंत्र स्थापित करने से क्या किया, भूमि का अधिग्रहण किया, है ना, क्या किया कि भैया यहाँ पे भूमि को एक्वायर किया उन्होंने, क्योंकि हमें कार बनाना। 997 एकड़ भूमि बनाई गई। इस प्रक्रिया के दौरान इस किसान और स्थानीय निवासियों के बीच में बहुत ज्यादा असंतोष उत्पन्न हुआ। ऐसे ही कुछ मैटर आपको पता होगा, ये हमारे आस्था के पास गेल का एक प्लांट लगना था कुछ दिन पहले, आप लोग न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे तो पता चला होगा आपको, है ना, लगभग ये 3-4 महीने पहले की बात थी। तो मतलब गेल का प्लांट लगना है, गेल जो है ना, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड है, उसका कहाँ पे, आस्था सीहोर जिले के पास। तो उसमें भी यही वहां पे हो रहा था कि बहुत ज्यादा विरोध वहां पे हुआ। अपनी जमीन देने से लोगों ने क्या कर दिया, इनकार कर दिया। क्या क्या हुआ उसमें, तो किसानों ने विरोध किया, क्योंकि किसानों ने विरोध किया, ये उनकी भूमि थी जिसपे वो लगातार खेती कर रहे थे और उनको उचित मुआवजा नहीं मिल रहा। उनको क्या लगता था कि ये जितना मुआवजा मिलना चाहिए उतना मुआवजा नहीं मिल रहा। ये ज्यादातर केसेस में भूमि अधिग्रहण के केस में लगभग यही मैटर हमारे सामने आ रहे हैं, है ना, भूमि अधिग्रहण में लगभग यही मैटर आते हैं। तो ज्यादातर केस में क्या हुआ कि उनको उचित मुआवजा नहीं मिला, पहली बात। दूसरा उनको ये लगा गया कि वो खेती पर निर्भर थे, अब खेती चली जाएगी तो फिर वो बेरोजगार हो जाएंगे, है ना। कुछ झुंझुना सरकार पकड़ा देती है कि भैया आपको एक व्यक्ति को रोजगार देंगे, है ना, जब भी जमीन लेते हैं तो वहां पे बोल दिया जाता है, लेकिन वो जमीन पे यार उनका पूरा परिवार सालों से डिपेंडेंट होता है, उनकी पीढ़ियां बहुत लंबे समय से डिपेंडेंट होती है, तो किसान उसको आसानी से नहीं देते हैं। उसके खिलाफ क्या हुआ था, विरोध प्रदर्शन हुआ था, भूमि का अधिग्रहण हुआ था, भारी विरोध प्रदर्शन हुआ था। किसान और नागरिक संगठन जो एनजीओ थे, किसान थे, पॉलिटिकल पार्टी थी, उनने रैलियां करी, धरना किया वहां पे। और राजनीतिक रूप से ये काफी संवेदनशील मुद्दा उस समय पे ममता बनर्जी का बन गया था। उस समय पे भी ममता बनर्जी थी, उन्होंने तब भी बोला था इस्तीफा दे देती हूँ, कल भी बोला इस्तीफा दे देती हूँ, है ना, यही उनका चलता है ना। और फिर यहाँ पे क्या हुआ कि उन्होंने कानूनी विवाद के रूप में पहुंचा, बाद में सुप्रीम कोर्ट ने इस मैटर में दखल दिया था। तो ये तो पूरी एक घटना है ना, ये पूरी एक घटना है जो हो चुकी है 2006 में, है ना। कई बार केस स्टडी में जैसे पुरानी कुछ घटनाएं आई हैं, जैसे एमपीपीएससी में लगभग 2015 में, है ना, पुरानी एक नहीं कई सारी घटनाएं आई हैं। जैसे दुर्गा शक्ति नागपाल वाला केस स्टडी में आया था कि भाई उन्होंने एक मस्जिद को गिरा दिया था तो उनको ट्रांसफर कर दिया गया था। कुछ रेत उत्खनन वाला मैटर भी आया है। तो अलग अलग मैटर लगातार वहां पे आते रहे हैं प्रैक्टिकल। तो ये घटना हो चुकी है, उसी को केस स्टडी में विवाद प्रबंधन में अपन ने रखा। अब ये विवाद प्रबंधन में क्या था, तो सबसे पहले विवाद प्रबंधन के माध्यम से समाधान प्रस्तुत करो। तो मैं मतलब ये तो घटना थी, ये क्वेश्चन मैंने अपने मन से कुछ बत्ती दे के बनाया कि भाई अपन क्या करें। तो पहला क्वेश्चन था कि विवाद प्रबंधन में जो आपने चरण पढ़े हैं, या विवाद प्रबंधन में आपने जो पढ़ा, तो वो यहाँ पे क्या क्या लागू होगा, तो इसका समाधान प्रस्तुत करो। तो क्या क्या आप लोगों ने लिखा होगा विवाद प्रबंधन में, है ना, क्या क्या लिखा है। हमने अभी विवाद प्रबंधन पढ़ा था, है ना, जस्ट परसों के दिन में क्लास में पढ़ी। तो विवाद प्रबंधन में पहला तो होता है कि सार्वजनिक बातें की जाए, दोनों पक्षों के साथ
क्या किया जाए, वार्ता की जाए। तो इस केस में भी दोनों पक्षों को बुलाकर, दोनों पक्षों सरकार और किसान दोनों के बीच में क्या की गई थी, सार्वजनिक वार्ता की गई थी। एक हमने टेक्निक दे दी गई थी ना कि दोनों पक्षों में क्या किया जाए, वार्ता किया जाए। फिर दोनों पक्षों में क्या किया जाए, समझौता किया जाए। लेकिन यहां पे समझौता नहीं हो पाया था, यहां पे समझौता नहीं हो पाया था। दोनों पक्ष कुछ मुद्दों पे पीछे हटे, यहां पे दोनों पक्ष कुछ मुद्दों पे पीछे नहीं हुए थे। तो पहला तो हमने क्या हुआ कि यहां पे जो पहला काम था वो सार्वजनिक वार्ता का काम किया गया था। इसमें सार्वजनिक वार्ता दोनों में किया, कोलैबोरेशन करने की बात हुई थी, पीछे हटने की बात हुई थी, वो पीछे हटने की बात यहां पे नहीं हुई। तो पहला सार्वजनिक वार्ता हुई, इसमें सरकार की तरफ से सुझाव दिया था कि हम क्या कर देंगे, मुआवजा को बढ़ा देंगे। तो सरकार ने वहां पे मुआवजा बढ़ाने की बात सरकार के द्वारा की गई थी। दूसरा, जब ये सार्वजनिक वार्ता वो सफल नहीं हुई थी तो फिर इस केस में क्या हुआ, इस केस में दोनों पक्षों को क्या करना था, पीछे हटने की बात हुई। तो पीछे हटने को लेकर दोनों पक्ष कुछ पीछे हटे, है ना। उन्होंने बोला कि हम इस जमीन को थोड़ा कम कर लेंगे, है ना, ऐसी बातें हुई। लेकिन अंतिम तरीके से इस केस में जो हुआ था वो क्या हुआ था, भूमि की वापसी हुई थी, भूमि की वापसी हुई थी। और इस केस में अगर हम देखें समाधान कहां से निकला था, तो इस केस में जो समाधान था वो सुप्रीम कोर्ट से निकला था। वो कहां पे गए, सुप्रीम कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट में ये मामला सब जुडिस हुआ था। तो विवाद प्रबंधन में अपन जो कर सकते हैं वो क्या क्या है, एक है वार्ता, दूसरा समझौता। तो हम ये बोलेंगे कि इसमें समझौता करवाने का प्रयास किया जा सकता है, वार्ता करवाने का प्रयास किया जाएगा और मुआवजा बढ़ाने की बात इस केस में की जाएगी। परंतु अंतिम निष्कर्ष भी आप दे सकते हो कि अंतिम निष्कर्ष के रूप में सिंगूर भूमि मामला, चूंकि वो मामला हमें पता है, वहां पे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा क्या किया गया था, अपना निर्णय दिया गया था, जिसमें वहां पे भूमि वापसी करने की बात बोली गई थी। ठीक है ना। उसके बाद आपका अगला क्वेश्चन था, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कि सामाजिक प्रभाव आकलन, सोशल इंपैक्ट असेसमेंट की बात का मूल्यांकन करना। यह थोड़ा सा जुड़ा हुआ है कि सामाजिक प्रभाव आकलन की अवधारणा को स्पष्ट करो। इसके संदर्भ में भी देख सकते हैं और अन्य चीजों के संदर्भ में भी यह आपका आएगा। तो पहले एक बात समझो कि सामाजिक प्रभाव आकलन होता क्या है। सामाजिक प्रभाव आकलन का है कि कोई योजना, है ना, या कोई परियोजना, कोई प्रोजेक्ट किसी क्षेत्र में लगने वाला है, कोई बांध बनने वाला है, कोई प्रोजेक्ट, कोई कंपनी वहां पे अपना नया वो स्टार्ट करने वाली, उद्यम स्टार्ट करने वाली है। कोई भी जो योजना है वो जो खासकर बड़ी किस्म की योजना है, जिससे कोई क्षेत्र बड़े व्यापक स्तर पर प्रभावित होता है, जिससे कोई क्षेत्र व्यापक स्तर पर प्रभावित होता है, तो सामाजिक प्रभाव आकलन उसमें कहता है कि इस बड़े प्रोजेक्ट को लगाने से पहले, बड़ी योजना को वहां पे लाने से पहले, वहां के लोगों के जीवन पर उस परियोजना के पड़ने वाले प्रभावों का आकलन करना चाहिए, है ना। उन लोगों के जीवन पे क्या प्रभाव पड़ेगा, उन लोगों की अर्थव्यवस्था पे क्या प्रभाव पड़ेगा, जैसे वो कृषि पे डिपेंडेंट है तो उस कृषि पे क्या प्रभाव पड़ेगा, उन लोगों की सामाजिक व्यवस्था पे क्या प्रभाव पड़ेगा कि उनके समाज का कल्चर, ताना वाना वहां पे टूट जाएगा, उनकी सामाजिक व्यवस्था छिन्न भिन्न हो जाएगी। उन लोगों की अगर हम देखें तो संस्कृति पे क्या प्रभाव पड़ेगा, उनके संबंधों पे क्या प्रभाव पड़ेगा और लॉन्ग टर्म पे क्या प्रभाव पड़ेगा, इसका मूल्यांकन इस पे किया जाता। तो सामाजिक प्रभाव आकलन की विधि क्या है, तो इसमें किसी परियोजना प्रभाव या प्रोजेक्ट का वहां के लोगों या जनजीवन पर पड़ने वाले विभिन्न प्रभावों का आकलन करते हैं। उसमें यह देखा जाता है कि जो प्रभाव पड़ रहा है उस प्रभाव की इंटेंसिटी क्या है और जो परियोजना उसके लाभ क्या है, दोनों को सामाजिक पैमानों पे परखा जाता है और उसमें जो भी सुटेबल होता है उसके अनुसार वहां पे निर्णय लेते हैं। अब क्या है कि भाई एक प्रोजेक्ट आया, उस प्रोजेक्ट में कुल मिला के एक गांव के 100 लोगों का इंपैक्ट पड़ रहा है एग्जाम्पल के रूप में, लेकिन हो सकता है कि वहां पे जो बांध बन रहा है वहां पे मान लो 10 लाख लोगों की जो जमीन है उसकी सिंचाई कर रहे हैं। तो एक कंपैरेटिव है, वैसे 100 लोगों का अपना महत्व है, लेकिन फिर देखा जाएगा कि यार ये 100 लोगों को कहीं पे विस्थापन करे, उस विस्थापन में उनकी मूल मान्यताओं को ध्यान रखें कि अगर वो जंगल में रहना पसंद करते हैं तो किसी दूसरे जंगल में उनको एरिया दे, उनकी जमीन फर्टाइल है तो उनको फर्टाइल जमीन दे। इस प्रकार की चीजों का मूल्यांकन किया जाता है। इसमें यह भी देखा जाता है कि अगर लोग एक मोहल्ले में या आसपास में अपने घर बना के रहते हैं तो जहां पर उनको जमीन मिले वो उसी हिसाब से जमीन मिले ताकि उनका कल्चर का ताना वाना नहीं टूटे। लेकिन आपने कहा कि एक प्रोजेक्ट आ रहा है ना, एक कंपनी मैदान अपना प्रोजेक्ट लगा रही है,
मेदांता प्रोजेक्ट लगाने में 50 गांव वहां पे उसके रेंज में आ रहे हैं, और मेदांता बोल रही कि हम ये 50 यहाँ पे क्या करेंगे, 5,000 लोगों को रोजगार देंगे। तो आप 50,000 लोगों को वहां से डिप्लेस कर रहे हैं, वहां से हटा रहे हैं, और आप बोल रहे हैं 5,000 लोगों को रोजगार देंगे। तो सीधी बात समझ आ रही है कि भाई इसमें समाज में ज्यादा प्रभाव पड़ रहा है और उसका वहां के लोकल लोगों को इतनी ज्यादा फायदा नहीं मिल रहा है। तो वो देखना पड़ता है कि भाई उसका कितना समाज पे इंपैक्ट पड़ रहा है। उसके असेसमेंट को अपन क्या बोलते हैं, सोशल इंपैक्ट असेसमेंट। तो आप इस शब्द को जब भी कोई केस स्टडी आए और खासकर विस्थापन से संबंधित आए, विकास से संबंधित कोई केस स्टडी आए, तो वहां पे अपन क्या कर सकते हैं, वहां पर इसको क्या कर सकते हैं, इसका यूज कर सकते हैं सामाजिक प्रभाव आकलन के रूप में। ठीक है, फिर आपका अगला था, है ना, फिर आपका अगला था कि इस घटना के परिणाम क्या हो सकते हैं। तो ये घटना खासकर किसी भी प्रोजेक्ट के लिए विरोध होना, है ना, किसी भी प्रोजेक्ट के लिए विरोध होना या कोई जो प्रोजेक्ट लगाया जाता है उसके लिए वहां पे क्या होता है, जब विरोध उत्पन्न होता है तो उसके परिणाम बड़े व्यापक होते हैं। ये परिणाम अगर हम देखें तो तात्कालिक भी होते हैं और दीर्घकालिक भी होते हैं। तात्कालिक क्या होती है कि वो कंपनी वहां पे अपना उस प्रोजेक्ट को बंद कर सकती है, लेकिन दीर्घकालीन प्रोजेक्ट क्या हुआ कि भाई गुजरात का औद्योगिक विकास बहुत तेजी से बढ़ा इस घटना के बाद, और बंगाल, पश्चिम बंगाल, अभी भी बंगाल मतलब बहुत पिछड़ गया औद्योगिक विकास में। ये परिणाम होता है क्योंकि आगे से कोई भी नई कंपनी, कोई भी नई संस्था, कोई भी नया उद्योग घराना वहां पे अपना प्रोजेक्ट लगाने से बचता है। वो ऐसे केसेस में प्रोजेक्ट नहीं लगाया जाता तो वहां पे औद्योगिक विकास में वो पिछड़ता है। औद्योगिक विकास में पिछड़ता है तो वहां पे लोगों को रोजगार नहीं मिलते, लोगों को रोजगार नहीं मिलते तो वहां पे जो गरीबी का दुष्चक्र है वो लंबे समय तक बना रह सकता है ना, बना रह सकता है। अब ये बात फिर अलग बात है ना, ये बात फिर अलग है कि भाई वहां पे उद्योग जरूरी है या लोगों का संरक्षण जरूरी, वो फिर बात अलग है। लेकिन उसके परिणाम दीर्घकालीन होते हैं, व्यापक परिणाम होते हैं जिनको हम लंबे हिस्से में देख सकते हैं। उसके बाद क्या हुआ, ये 2006 की घटना के बाद और गुजरात में बहुत सारी नई नई कंपनियों ने प्लांट लगाए, है ना। गुजरात में बहुत सारे निवेशक, तब मोदी जी गुजरात के पीएम हुआ करते थे, सीएम हुआ करते थे, तो उन्होंने उस बात को एक अपॉर्चुनिटी के रूप में देखा। बहुत सारी इन्वेस्टर समिट की गई कि भाई आप आइए, यहाँ पे कोई वो नहीं होगा, आपको विवाद नहीं होगा, तो प्लांट लगाया गया। तो औद्योगिक विकास को ये क्या करते हैं, प्रभावित करती है ऐसी घटनाएं। इस घटना के भविष्य में, इस घटना से भविष्य के लिए क्या सवाल लिए जा सकते हैं भाई घटना से। तो सबसे पहले, है ना, सबसे पहले आपको कोई भी प्रोजेक्ट के लिए, कोई भी परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण करना है ना, भूमि अधिग्रहण करना है तो उसके लिए पहले क्या किया जाना चाहिए, सामाजिक प्रभाव का आकलन किया जाना चाहिए। ठीक है, पहले सामाजिक प्रभाव का आकलन किया जाना चाहिए। दूसरा, आम सहमति बनाने पर प्रयास करना चाहिए, है ना, उसमें क्या करना चाहिए, आम सहमति बनाने पर प्रयास किया करना चाहिए। तीसरा, उचित मुआवजे की व्यवस्था करना चाहिए, है ना, उचित मुआवजे की व्यवस्था करना चाहिए। साथ ही साथ अगर हम वहां पे देखें तो इन सब चीजों में ये देखा जाना चाहिए कि संतुलित विकास वहां पे बढ़ा सके या संतुलित विकास को हम बढ़ा सके। ऐसे कुछ आप इसमें बता सकते हो कि भाई घटना से आप क्या करोगे। तो ठीक है, ये हमारा कुछ वहां पे अप्रोच थी, है ना, ये कुछ अप्रोच है। और ये सीधे सीधे जो सिलेबस में बिंदु पड़े हैं, सिलेबस के टॉपिक है उससे कोरिलेट में डायरेक्ट कोरिलेट हो रहे हैं। ठीक है, फिर आपका अगला आता है केस स्टडी नंबर 4। क्या बोला है केस स्टडी नंबर 4? अच्छा, ये किताब वाली है, ये तीनों है, ये किताब में भी नहीं दी थी, ये मैंने जस्ट अभी आज ही बनाई। टॉपिक पढ़ रहे थे तो मैंने सोचा कि ऐसा कुछ करते हैं। ये पुरानी किताब में दी हुई, पहले बनाई थी केस स्टडी, हमने ही बनाई थी। उसमें कुछ ऐसा नजर आया था उस समय कि हाँ इसको कर दो। तो मानव संसाधन प्रबंधन का वो प्रैक्टिकल चीज है कि भाई आप एक टीम लीड की भूमिका में। अच्छा, ये वो क्यूबिकल एक वेब सीरीज आई थी उस समय पर, जब ये लिख रहे थे उसी समय पर वो वेब सीरीज देखी थी तो उससे बनाई थी। ये एक क्यूबिकल वेब सीरीज है ना, कि उसमें ये आता है। तो उसमें था कि आप एक टीम लीड की भूमिका में हैं, आप टीम में दक्ष लोगों की कमी नजर आ रही है, आप अपने टीम का विस्तार करना चाहते हैं, अलग अलग कैंडिडेट आपको इंटरव्यू देने आते हैं। आप ये पाते हैं कि एक कैंडिडेट बहुत ज्यादा योग्य है ना, हाँ ये क्यूबिकल ही है, एक बहुत ज्यादा एफिशिएंट है, व्यक्तिगत तौर पे उसने पहले बहुत सारी उपलब्धियां अर्जित की है, लेकिन वो टीम के साथ सामंजस्य स्थापित नहीं करता। पर्सनल उसकी बहुत अचीवमेंट है, पर्सनल अचीवमेंट है, लेकिन वो टीम में आता है तो टीम का बेहतर काम नहीं कर पाता। वहीं पे एक कैंडिडेट जो बहुत, जिसकी दक्षता अपेक्षा थोड़ी कम है, मतलब वो बहुत थोड़ी कम उसकी एफिशिएंसी है, कुछ दिन पहले ही उसने कंपनी ज्वाइन की, नया है, लेकिन वो टीम के साथ सामंजस्य बेहतर स्थापित कर लेता।
है ना, टीम के साथ बेहतर सामंजस्य स्थापित कर लेता है। तो ये एक वो है। अब आपको चुनना है कि आप एफिशिएंट व्यक्ति को चुने या ऐसे व्यक्ति को चुने जो कोऑर्डिनेशन बेहतर कर सके, है ना, ऐसे व्यक्ति को चुने जो कोऑर्डिनेशन बेहतर कर सके। तो उसको लेके ये केस स्टडी थी। तो आप किस कैंडिडेट का चयन करेंगे, ये बड़ी वो है उलझन वाली कि भाई एफिशिएंट व्यक्ति आएगा तो वो काम करेगा, उसके बाद बहुत सारा नॉलेज है, वो बहुत अच्छा काम करेगा, लेकिन दिक्कत है कि वो टीम के साथ नहीं वो कर पाएगा। दूसरा, ये जो व्यक्ति है, जो भाई नया व्यक्ति है, तो उसके साथ क्या है, उसको बहुत सारी चीजें सिखाना पड़ेगा। तो अब यहाँ पे था कि भाई आप किसका चयन करेंगे। तो अब ये पर्सनल चॉइस है वैसे तो, है ना, पर्सनल चॉइस है कि टीम के रूप में आप क्या चाहो। लेकिन यहाँ पे अगर अपन देखें, है ना, लेकिन अगर हम यहाँ पे देखें तो हम टीम लीड के रूप में उस व्यक्ति को चुनेंगे जो टीम के साथ बेहतर काम कर सके, है ना। ऑब्वियस सी बात है, टीम लीड के रूप में हम इंडिविजुअल को नहीं चुनेंगे। इंडिविजुअल कोई टास्क होगा तो शायद वो व्यक्ति बेहतर कर पाएगा, है ना, लेकिन टीम की बात है तो टीम में टीम की परफॉर्मेंस मैटर करती है, ना कि इंडिविजुअल परफॉर्मेंस। तो यहां पे अपन पहले लिख देंगे कि वहां पे जो पहला व्यक्ति है वो क्या है, वो उच्च योग्यता या उच्च दक्षता वाला, दूसरा व्यक्ति की दक्षता कम है लेकिन बेहतर टीम प्लेयर है। और चूंकि हमें टीम का लीड कर रहे हैं और जो टास्क है या जो कार्य है वो टीम के द्वारा किया जाना है, तो ऐसा व्यक्ति जो बेहतर सामंजस्य स्थापित करेगा, तो हो सकता है कि वो टीम को लिए ज्यादा प्रोडक्टिव असेट शामिल हो या ज्यादा प्रोडक्टिव असेट हो। तो पहली बात तो यहाँ पे क्लियर है कि हम किसको करेंगे, जो बेहतर सामंजस्य। इंडिविजुअल गेम हो, इंडिविजुअल टास्क हो, तो वहां पे इंडिविजुअल व्यक्ति वालों को बुला सकते हैं, इंडिविजुअल व्यक्ति को कर सकते हैं। ये आपका यहाँ पे दूसरा आपका था कि किसी भी कार्य की गुणवत्ता बढ़ाने में टीम सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, कैसे, है ना। उसी का अगला हिस्सा था कि भाई टीम कैसे आपस में अच्छी गुणवत्ता। तो टीम में क्या होता है, सहयोग और संवाद होता है ना। टीम में अगर हम देखें तो वहां पर टीम से नजरिया आता है, टीम की वजह से समस्या का समाधान बेहतर तरीके से कर सकते हैं। टीम मतलब एक्चुअल में टीम ही जो है वो किसी टास्क को क्या करती है, बेहतर तरीके से पूरा कर सकती है। टीम से गुणवत्ता, कार्य में गुणवत्ता आती है और हम कार्यों को बेहतर तरीके से कर सकते हैं। हम कार्यों को क्या कर सकते हैं, बेहतर तरीके से कर सकते हैं। इसलिए टीम की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। इंडिविजुअल टास्क मतलब बगैर टीम के अगर कोई भी टास्क पूरा नहीं हो सकता है मानव संसाधन प्रबंधन। अब आपका अगला था मानव संसाधन प्रबंधन के प्रमुख सिद्धांत। ये तो शायद हमने लिखे थे, है ना, मानव संसाधन प्रबंधन के प्रमुख सिद्धांत। कोई सिद्धांतों को आपको यहाँ पे टाप देना, मतलब इसमें क्वेश्चन नहीं बन रहा था क्या बने, तो ऐसा रैंडम सा डाल दिया कि भाई आपने जो सिद्धांत पढ़े हो उन्हीं को यहाँ पे क्या कर देना, छाप देना, जो मानव संसाधन प्रबंधन में हमने पढ़े थे वो सिद्धांत। तो ये 4 क्वेश्चन थे। आई थिंक आपको केस स्टडी थोड़ी बहुत समझ आई होगी। लगभग आप लोग जो लिख रहे हैं वो अभी हम कल देख लेंगे, है आप लोगों ने जो भी लिखा वो कॉपी रख देना, तो मैं उसमें और देख लूंगा, है ना। उसके बाद आपने जो लिखा बस उसी को यहाँ पे क्या करना है, रिफाइन करना है। तो इस यूनिट में शायद अपनी ये 4 केस स्टडी हो गई है ना, 4 और 1-2 और अभी अगला जो टेस्ट होगा उसमें अपन 1-8 दिन और केस स्टडी ले लेंगे। तो ये हमारी तीसरी यूनिट खत्म हुई। अब तीसरी यूनिट का वीकली टेस्ट का भी ये डेट आप डिसाइड कर लीजिए। अगला टेस्ट कौन सा होना, सोशियोलॉजी का होना शनिवार के दिन, वो सॉरी इकोनॉमिक्स का कल ही होना है। कल इकोनॉमिक्स यूनिट 1 होना है, सोशियोलॉजी यूनिट 2 अभी नहीं हुआ, तो अगले शनिवार को सोशियोलॉजी यूनिट 2 हो जाएगा। उसके बाद वाले शनिवार को ये वाला हो जाएगा। डेट देख के बता देना कौन सी डेट आ रही है, डेट कौन सी आ रही है। उसके बाद नेक्स्ट सैटरडे के नेक्स्ट सैटरडे 28। तो देखो 28 ऑफ सितंबर को यूनिट 3 का टेस्ट हो जाएगा सभी लोगों को। 28 सितंबर यूनिट 3 पेपर 2, है ना, पेपर 4 पार्ट बी यूनिट 3 का टेस्ट रहेगा। तब अपन वापस से वो केस स्टडी आपको दे देंगे, ठीक है। तो ये मेरा हुआ है, अब इसको अपन आगे कंटिन्यू करेंगे। अब हमारी यूनिट अगली जो चालू होगी वो यूनिट 4 चालू होगी। वो भी यूनिट 4 तो अपेक्षाकृत थोड़ी छोटी यूनिट है, तो यूनिट 4 के बाद अपन लगभग इसको एंड पे आ गए हैं। अपना पार्ट बी वाला जो मित्र वाला पूरा पोर्शन है, क्योंकि यूनिट 4 अपेक्षाकृत और भी छोटी यूनिट है, ठीक है। तो इसको एंड करते हैं। अब आपकी शुभम सा की क्लास होगी, तो उसको करना केस स्टडी में जितनी हो रही है, क्योंकि अपनी लगभग 15-16 केस स्टडी हो गई है, तो उनकी अब आप बेहतर अभ्यास कर लो। एक काम ये किया जा सकता है यहाँ पे कि मैंने जो किताब में केस स्टडी दी है आप सबके पास,